हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 001 का सब्जेक्ट है। एज ऑलवेज फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट कंपलसरी है, आप सभी के पास जरूर होगा। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपने एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर पेपर किस तरीके का आता है या पेपर में कैसे आंसर लिखने चाहिए। तो मैं आप सभी के लिए प्रॉपर आंसर कैसे आपको लिखना है उसको, हर एक क्वेश्चंस को इस पेपर के अंदर डिस्कस करूंगा। आप सभी के सामने पहली बात तो मैं बता दूं, ये पेपर हम डिस्कस करेंगे जो कि जून 2024 का है। और जो बच्चे अब अपने एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि इग्नू की वेबसाइट पे आपको ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर यही दिखेगा। इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो दिसंबर 2024 का भी पेपर हो चुका है, बट अभी तक उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है। तो आप सभी के लिए फिलहाल ये लेटेस्ट पेपर है, तो मैं इसको डिस्कस करूंगा, इसके सारे आंसर्स को भी आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा। और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो वो आप अपना डाउट जो है वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी आपके स्क्रीन पर ये नंबर भी शो हो रहा है, आप अपनी कोई भी डाउट है या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस नंबर को सेव करके हमसे जुड़ सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। पेपर की बात करूं, फर्स्ट ईयर में तो 3 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बात करें तो टोटल क्वेश्चन कुल मिलाकर 10 आएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको उत्तर देने होंगे। हर एक भाग में से आपको कम से कम 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्न जो है वो समान है। यानी मैं कहूँ आसान शब्दों में तो आप सभी के लिए आपके पेपर में 2 भाग बन के आएगा। पहला भाग ऊपर बन चुका है और दूसरा भाग यहाँ पर नीचे बन चुका है। यहाँ से इन 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इन 6 से लेकर 10 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। 2-2 क्वेश्चन यहाँ से करना है। अब लास्ट 5वां क्वेश्चन जो आपका बच जाएगा, आप कहीं से भी उसको अटेंड कर सकते हो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं गलती, कि पहले 5 कर लिए, पहले 4 कर लिए, एक कहीं से कर लिया, तो वो आपके मार्क्स पे इम्पैक्ट डालेगा। आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिर ऐसे केस में आपके मार्क्स जो है जितने एक सेक्शन से करने मैक्सिमम 3, उसी के ही नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उदारवाद क्या है और इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उदारवाद के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, जैसे उदारवाद जो है इसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म बोलते हैं। ध्यान से सुनना है, उदारवाद को अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहते हैं और यह क्या है कि एक राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है। उदारवाद क्या है, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये एक विचारधारा है और इस विचारधारा के अंदर हमें राजनीतिक और सामाजिक दर्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो उदारवाद है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, मानवाधिकार और बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, उदारवाद का मेन लक्ष्य क्या है। उदारवाद क्या है, तो उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, लोकतंत्र स्थापित की करने की बात करता है और साथ ही साथ में मानव अधिकारों की रक्षा की बात करता है। साथ ही साथ बाजार जो है वो कैसा होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी बात करें तो उदारवाद यानी जो लिबरलिज्म है, यह विचारधारा 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में यूरोप में जन्मी और आधुनिक पश्चिमी लोकतांत्रिक समाज का प्रमुख आधार बन गई। आज के ज़माने में अगर हम बात करें, जो पश्चिमी देश हैं जैसे ब्रिटेन के हैं, जो यूरोप के देश हैं या फिर वो अमेरिका के देश हैं, तो वो बेसिकली क्या है कि आधुनिक उदारवाद या आधुनिक लोकतंत्र पर क्या है, अपने आप को बढ़ावा देते हैं। बेसिकली ध्यान रखना है आप सभी को। यहाँ पर हम बात करेंगे उदारवाद के मुख्य सिद्धांतों के बारे में। तो उदारवाद के मुख्य सिद्धांत क्या होते हैं, जैसे कि बताया, इसमें पहला सिद्धांत होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद के जितने भी सिद्धांत शास्त्री हैं, चाहे वो परंपरागत रहे या आधुनिक रहे, उन सभी व्यक्तियों ने, उन सभी फिलोसफर ने व्यक्ति की आज़ादी को सर्वोच्च माना है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के लिए उसकी आज़ादी से ज़्यादा और कुछ ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है। अगर व्यक्ति आज़ाद है, तो वो एक अपनी इच्छा से अनुसार कार्य करके एक अच्छा जीवन जी सकता है। परंतु व्यक्ति अगर आज़ाद नहीं है, तो वो एक अच्छा जीवन नहीं जी सकता। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कई सारी बातें आएँगी, जैसे वो किससे विवाह करेगा, वो क्या विचार प्रकट करेगा, क्या व्यवसाय उसको शुरू करना चाहिए, किस धर्म को वो अपनाएगा, किन विचारों का वो समर्थन करे, किन विचारों का वो विरोध करे, वो सारी की सारी बातें इसके अंदर आपके शामिल हो जाएँगी। ये आपको याद रखना है। अगली बात करें
तो समानता और मानव अधिकारों की भी सुरक्षा की बात करता है। यहाँ पर सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान माना जाएगा उदारवादी व्यवस्था में। कानून जो होंगे वो सभी व्यक्ति के लिए एक बराबर होंगे और सरकार का सबसे पहला दायित्व यही है कि वो क्या करे, सरकार का यही दायित्व है कि वो लोगों की रक्षा करेगी। सरकार का सबसे पहला दायित्व क्या है कि वो लोगों की रक्षा करेगी और साथ ही साथ में लोगों की रक्षा उसके मौलिक अधिकारों से कानूनी रूप से वो करेगी। शासन की बात करते हैं तो उदारवाद जो है लोकतांत्रिक शासन की समर्थन की बात करता है जिसमें कहते हैं कि शासन में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। जनता जो है वो सरकार को चुनेगी और सरकार जो है वो जनता के लिए काम करेगी। इसीलिए सरकार को अपना तानाशाही रवैया यहाँ पर नहीं दिखाना चाहिए। सरकार को चुनने के लिए जो व्यवस्था होगी वो एक चुनाव प्रक्रिया होगी और चुनाव प्रक्रिया जो है वो संवैधानिक रूप से कराए जाएँगे। संविधान में जैसा वर्णित होगा वैसा ही। इसके अलावा सीमित सरकार, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो उदारवादी लोग हैं, उनका कहना है कि सरकार जो है वो अपने अधिकारों को आगे बढ़कर लोगों की स्वतंत्रता को हनन ना करे। सरकार का काम कानून बनाए रखना है, सरकार का काम शासन व्यवस्था अच्छे से चलाना है, सरकार का काम है जन कल्याण कार्य करना। बाकी सरकार लोगों के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सरकार का कार्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है और संविधान के अनुसार शासन चलाना है, ना कि क्या करना संविधान में मनचाहे ढंग से परिवर्तन करना या लोगों के अधिकारों की अवहेलना करना, ये बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे अगला आर्थिक उदारवाद। तो आर्थिक उदारवाद में ये बात करते हैं उदारवादी लोग, वो मुक्त बाजार की बात करते हैं। वो कहते हैं कि निजी संपत्ति होनी चाहिए। व्यक्ति में जितने गुण होंगे, व्यक्ति क्या करेगा अपने गुणों का विकास करके अपनी संपत्ति को अर्जित करेगा और साथ ही साथ जो व्यक्ति जितना गुणवान होगा, जो व्यक्ति जितना प्रतिभाशाली होगा, जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, वो उतना विकास करना चाहिए उसको। इसीलिए सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है। अपने गुणों के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर वो औरों से बेहतर भी अवसर प्राप्त कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आर्थिक उदारवाद में स्वतंत्रता की बात की गई है। और साथ-साथ हालाँकि कल्याणकारी उदारवाद सरकारी हस्तक्षेप की कुछ हद तक स्वीकार करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोगों के लिए सड़कें बनानी है, आप लोगों के लिए जैसे क्या करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है, तो सरकार के पास पैसा कैसे आएगा? तो आपकी जो इनकम है, उस इनकम में से कुछ हिस्सा आपसे टैक्स के रूप में लिया जाएगा और उस पैसा को आपके जन कल्याण के लिए क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, आर्थिक उदारवाद का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर उदारवाद के अगर देखो क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या-क्या है? उदारवाद क्या है? उसके प्रकार तो नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी हम उदारवाद के प्रकार बताएँगे। उदारवाद के बारे में आप बताओगे जो भी सबसे पहले शास्त्रीय उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद जिसे हम क्लासिकल आपका लिबरलिज़्म बोलते हैं। शास्त्रीय उदारवादी जो लोग हैं अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं, जैसे एडम स्मिथ ने किया। उन्होंने कहा है कि सरकार का काम जो है वो शासन सँभालना है, बाज़ार को नियंत्रण करना नहीं। बाज़ार में क्या वस्तु कितने की बिकेगी ये सरकार को नहीं पता। वो एक किसान को या फिर जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति है, वो उसको पता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति जो है अपने मनचाहे ढंग से पैसे कीमत आँक कर वो क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को बेच रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका सामाजिक उदारवाद। सामाजिक उदारवादी यानी सोशल लिबरलिज़्म के लोग वो होते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को सपोर्ट करते हैं। कहते हैं सरकार को थोड़े बहुत सामाजिक मामलों में आना चाहिए। इसे सरकार का काम है व्यक्ति के लिए शिक्षा प्रोवाइड करना। सरकार का काम है व्यक्ति के स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट में पढ़ा सके या फिर अपना इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में करा सके। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में सरकार के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो क्या करे, जन कल्याण के कार्य करे, जैसा कि जॉन रॉल्स ने क्या किया है, इसका समर्थन किया है। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका राजनीतिक उदारवाद। तो राजनीतिक उदारवादी लोग कहते हैं कि भई लोकतंत्र होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था होनी चाहिए और जो हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कम संख्या में हैं, उनका सरकार का क्या करना चाहिए, उनको सरकार को सुरक्षा या संरक्षण प्रदान करना चाहिए। ये हमारा राजनीतिक उदारवाद में। अब भारत की बात करें तो भारत में कैसा लिबरलिज्म है या उदारवाद है, तो भारतीय संविधान को अगर हम देखें, तो उससे हमें बहुत सारे लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकारों का क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा। संविधान में डायरेक्टली वर्णित है कि भई सरकार क्या करेगी, मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। हमारे यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, आपका धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था। यानी सरकार जब भी कोई निर्णय लेगी तो किसी खास वर्ग, धर्म, समुदाय उसको ध्यान में रख के नहीं लेगी, वो समाज के सभी तबके के विकास के लिए बात करेगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी।
लोकतांत्रिक मूल्य हमारे देश में देखे जाते हैं, सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से चुनाया जाता है और अगर व्यक्ति के पास में सरकार को लेकर कोई शिकायत है या फिर व्यक्ति जो है सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, यहाँ के लोग खुश नहीं है, तो वो अपना विरोध भी प्रकट कर सकते हैं, ये भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा उदारवाद की बहुत सारी आलोचनाएँ भी होती हैं, आलोचनाएँ का मतलब है क्रिटिसिज़्म जो कि इसकी कमियों को दर्शाता है। तो जैसा कि कहें भई यह उदारवाद जो है एक व्यक्तिवाद पर आधारित है, ये समाज की बात नहीं करता, ये एक व्यक्ति के गुणों की बात करता है और अगर हर एक व्यक्ति अपने ही गुणों के बारे में बात करेगा, अपने ही बारे में बात करेगा, तो इससे क्या होगा समाज में एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होगी, समाज में एक-दूसरे के प्रति कटुता की भावना होगी। एक स मनुष्य क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक सहयोग में बहुत कम अपनी हिस्सेदारी निभा पाएगा, इसीलिए इसकी आलोचना होती है। दूसरी बात अगर हम बात करें, तो उदारवाद ने पूंजीवाद को समर्थन दिया है। उदारवाद ने क्या किया है, पूंजीवाद को समर्थन दिया है और पूंजीवाद क्या करता है? पूंजीवादी समाज में 2 वर्ग को लेकर आता है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग और इससे असमानता बढ़ती है। अमीर वर्ग हमेशा संसाधन के सभी संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखते हैं, जैसे पुलिस, जैसे नेता, ये सब कौन? गरीब कभी बन ही नहीं पाता। गरीब के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इतनी अच्छी एजुकेशन ले सके या फिर चुनाव में या और समय में वो इतना पैसा खर्च कर सके। इसीलिए इन सब क्षेत्रों पे अगर हम देखें तो जो बड़े-बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्हीं का ही नियंत्रण रहता है और आज के ज़माने में अगर बात करें तो उदारवाद की आलोचना इसलिए भी की जाती है क्योंकि उदारवाद लोकतंत्र का समर्थन करता है और हमने देखा है कि भाई नेता जो है वो चुनाव के समय में दलित प्रवृत्तियों को अपनाते हैं जैसे वोट खरीदने की कोशिश करते हैं धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करते हैं वास्तव में उदारवादी व्यवस्था की कुछ कमियां भी हैं जो कि मेरे द्वारा आपको बताई जा चुकी है तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अगला क्वेश्चन है उदार लोकतांत्रिक राज्य पर टिप्पणी कीजिए तो ये क्वेश्चन उदारवाद और उदार लोकतंत्र से मिलता जुलता है पहली बात मैं आपको यही क्लियर कर दूं क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से समझे तो हमने भी देखा था कि उदारवाद क्या है वो किन किन चीजों का समर्थन कर रहे हैं उदारवादी देखोगे तो आप पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं उदारवादी देखोगे तो आप क्या कर रहे हैं व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और अगर हम देखें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ-साथ जो है, उदारवाद जो है वो लोकतंत्र का भी समर्थन करता है। तो लोकतंत्र के समर्थन की वजह से लोकतंत्र की उदार लोकतंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो इससे थोड़ा-सा मिलता-जुलता कुछ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो उदार लोकतंत्र को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? तो उदार लोकतंत्र को इंग्लिश में यानी अंग्रेज़ी में लिबरल डेमोक्रेटिक यानी राज्य को स्टेट बोला जाता है। लोकतंत्र को डेमोक्रेटिक और उदार को लिबरल। उदारवाद को लिबरलिज़्म, ठीक है? ये आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो उदारवाद लोकतंत्र राज्य कैसा राज्य होगा? तो ये वैसा राज्य होगा जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी, जहाँ पर जनता अपनी सरकार को चुनेगी और यदि सरकार चुनी हुई जो है वो जनता के हिसाब से काम नहीं कर रही, तो जनता के पास ये अधिकार होगा कि वो विरोध करके, आंदोलन करके उस सरकार को मौजूदा सरकार को हटा सकती है और इसके बाद में दोबारा से क्या होगा इसके बाद में दोबारा से इलेक्शन होंगे और दोबारा से फिर सरकार चुनी जा सकती है। उदारवाद क्या कहता है कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और संवैधानिक सरकार के सिद्धांतों पर आधारित है। यानी उदारवाद या उदारवादी लोकतंत्र जो है, वो भी ऐसा ही है, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। वो ये भी कहता है कि समाज में समानता आनी चाहिए और हमें शासन कैसे सँभालनी है? हमें संविधान के अनुसार शासन सँभालना है। ये आधुनिक पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस हालाँकि ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, लेकिन सिर्फ़ शासन में अगर बात करें तो वहाँ पर पद ही केवल जो पद है, वो केवल राजतांत्रिक पद है, बाकी सारे जितने भी कार्य होते हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से ही होते हैं। भारत में भी अगर हम देखें तो भारत भी लोकतंत्र वाले देशों में ही शामिल है। आपको याद रखना है। अगला कहता है पॉइंट भाई उदार लोकतंत्र की कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे सबसे पहला विशेषता क्या है? संवैधानिक सरकार यानी जहाँ पर भी उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य होगा जो भी, वो उदारवादी सरकार क्या करेगी? वो संविधान के अनुसार शासन चलाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जनता जो है वो सरकार को चुन रही है और सरकार अपनी मनमर्जी से कार्य कर रही है, जनता के लिए कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। सरकार मनमर्जी नहीं कर सकती। जैसा कि संविधान में वर्णित है, सरकार उन दायित्वों का पालन करते हुए क्या करेगी? शासन सँभालेगी। कई बार संवैधानिक नियम जो होते हैं वो नकारात्मक पैदा हो जाते हैं। नकारात्मक मतलब क्योंकि जैसे कि अब मैं आपको बताऊँ हमारा भारतीय संविधान जो है 1950 में क्या हुआ था? लागू हुआ था और आज जो है वो 2025 लगभग 75 साल हो गए हमारे संविधान को लागू हुए। तो 75 साल पहले जो हमारे संविधान की ज़रूरत है
थी या उस समय की जो परिस्थिति थी हमारे देश की और आज की जो प्रेजेंट टाइम की जो परिस्थिति है वो क्या सेम है? तो इसका उत्तर आएगा आपके पास बिल्कुल नहीं। परिस्थिति बहुत बदल चुकी है और कई बार इस वजह से हमें संविधान में संशोधन भी करने पड़े, परंतु संविधान में संशोधन करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हम अपने मनचाहे ढंग से संविधान में संशोधन कर रहे हैं। संविधान के अंदर संशोधन न्यूनतम होनी चाहिए और साथ ही साथ में संविधान में अगर ज़्यादा संशोधन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो संविधान जो है, वो ज़्यादा अच्छा संविधान नहीं है। अब उसकी जगह पर हमको क्या करना चाहिए, उसकी जगह हमें नए संविधान को बनाना चाहिए। फिर ऐसा भी होना चाहिए। कहता है सरकार की शक्तियाँ संविधान द्वारा सीमित होती है। सबसे पहली बात देखो, सरकार जो भी फैसला लिया जाएगा, वो संविधान के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। दूसरा, जैसे लोगों के अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए और उन अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, तो वो संविधान में जैसा वर्णित किया गया है, जैसा बताया गया है, उसके अनुसार ही या उसके अनुरूप ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहता है आगे कि जो बहुदलीय लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र जो बहुदलीय होगा, वहाँ पर मल्टी पार्टी होगी, बहुत सारी पार्टियाँ होंगी। अब यहाँ पर जहाँ पर बहुदलीय लोकतंत्र होता है, वहाँ बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं और उन पार्टियों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि भई सत्ता के लिए संघर्ष देखने को मिलता है। अलग-अलग राजनीतिक पार्टी चुनाव में उतरती हैं और उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है। लोगों को जो भी राजनीतिक पार्टी पसंद आती है, वो उनका चुनाव करता है और फिर उन पार्टियों के थ्रू सरकार बनाई जाती है। देखो यहाँ पर कहता है कि चुनावों के माध्यम से सरकारों का क्या होता है? चयन होता है यानी चुनाव होता है और इसमें क्योंकि कई सारी पार्टियाँ होती हैं तो एक ही राजनीतिक पार्टी अपनी सरकार बनाती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई राजनीतिक दल मिलकर अपनी सरकारें बनाती है, जैसे गठबंधन की सरकार हो जाती है और जो लोग सत्ता में रहते हैं, वो पक्ष के और जो सत्ता में नहीं रहते, वो क्या करते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष की भूमिका का मतलब है कि जो सरकार है, उनकी जो कमियाँ हैं, उनको उजागर करती है। अगला थर्ड पॉइंट की बात करें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो आप सभी को पता है कि जिस भी देश में लोकतंत्र है, वहाँ ज़रूरी है जनता के अधिकारों की रक्षा को। भारत के अंदर जो मौलिक अधिकार है, एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, जैसे भारत के अंदर मौलिक अधिकार हैं, इन अधिकारों की सुरक्षा जो है, वो किसके द्वारा की जाती है? अधिकारों की जो रक्षा है भारत के अंदर उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 में डायरेक्टली कहा गया है कि भई सर्वोच्च न्यायालय जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी और इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, सरकार यदि अपने मनचाहे ढंग से कोई फैसले दे रही है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि न्यायपालिका क्या करे, सरकार के ऐसे मनचाहे फैसलों पर अंकुश लगाए और जो समाज में हितों को बढ़ावा दे, जो समाज के लिए बिल्कुल ठीक है, ऐसे नियमों को न्यायपालिका क्या करती है, लागू करने की कोशिश कराती है। ये आपको याद रखना है कि भई न्यायालय सरकार और नागरिकों के बीच में निष्पक्ष मध्यस्थता का कार्य करती है, ताकि जो न्यायालय है, वो गलत कामों को रोक सके, अपराध को रोक सके या फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं का अगर पालन नहीं हो रहा, तो वो उसको भी रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है मानवाधिकारों की सुरक्षा। तो भई जहाँ पर भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, वहाँ पर जनता के पास कुछ अधिकार होते हैं, जैसे वो अपनी इच्छा से धर्म को किसको मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, वो खुद चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास में विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी होती है, समानता होती है, निजता का अधिकार होता है। ये सारे के सारे अधिकार जो हैं, वो मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। धर्मनिरपेक्षता के अंदर ये है कि भई सरकार अपने आप को किसी भी धर्म के साथ जोड़ के नहीं देखेगी और साथ ही साथ में धर्म ऐसे पालन होंगे जिससे क्या होगा जनता पे दबाव नहीं डाला जाएगा। यदि कोई अल्पसंख्यक है अपने धर्म को लेकर तो वो व्यक्ति बहुसंख्यक की तानाशाही ना झेले, ये भी आपको याद रखना है। बाज़ार कैसे होंगे? मुक्त होंगे। यानी बाज़ार पर किसी भी प्रकार का जो है नियंत्रण नहीं होगा, मुक्त बाज़ार होगा और लोगों के पास में निजी संपत्ति होगी। निजी संपत्ति का उपयोग लोग किस रूप में करेंगे? तो निजी संपत्ति का उपयोग लोग अपने व्यक्तिगत विकास के लिए कर सकते हैं और कई बार ऐसे लोग जब जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास में संपत्तियाँ हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपने कार्य को आसान बनाने के लिए हम दूसरे लोगों को कार्य में रख सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा संपत्ति सामूहिक हित के लिए भी यूज़ हो सकती है। आगे कहता है उदार लोकतंत्र अगर कोई उदार लोकतांत्रिक राज्य है, तो उसकी क्या-क्या ताकतें हैं, क्या-क्या उसकी स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहली बात वहाँ पर क्या होगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी, सामाजिक समानता होगी, स्थिरता और शांति देखने को मिलेगी।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत ये आएगा कि भई नागरिक अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकता है, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, अपने हिसाब से अपना व्यवसाय चुन सकता है, कोई बिज़नेस भी कर सकता है। लेकिन वो बिज़नेस ऐसा ना हो कि समाज में आक्रोश पैदा करे, समाज में असंतुलन को बढ़ावा दे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। सामाजिक समानता में ये है कि भई जाति, धर्म, लिंग इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में स्थिरता एवं शांति, इसका मतलब ये है कि संवैधानिक नियमों का क्या हो जाए, संवैधानिकरण नियमों का कारण जनता में हिंसा कम होंगे, यानी जनता के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, हिंसा ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखना है। वैश्विक स्वीकृति का मतलब क्या है? तो वैश्विक स्वीकृति का मतलब है कि अधिकांश यानी ज़्यादातर देश जो हैं, वो इसी मॉडल को क्या करते हैं, अपनाते हैं। ये आता है आपका इसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी के लिए, उदार लोकतंत्र के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, जैसे हमें देखने को मिलता है पूंजीवादी व्यवस्था से असमानता बढ़ती है। पूंजीवादी व्यवस्था में एक तरफ अमीर लोग और एक तरफ गरीब लोग होते हैं। तो अमीर लोगों के द्वारा गरीब लोगों का क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। गरीब लोगों का दमन किया जाता है और जिससे समाज में अस्थिरता आती है, धन की विषमता आती है, अमीर-अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। जनता की अल्प ज्ञानता, देखो उदार लोकतंत्र में देखा जाता है ऐसा भी कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी संख्या जो है बहुत कम है और मूर्ख लोग बहुत ज़्यादा हैं और जो है चतुर लोग यानी जो पैसे वाले लोग हैं, वो इसका बहुत लाभ उठाते हैं और समाज में गरीबी या ऐसी चीज़ें व्याप्त वहाँ पर हमेशा रहती है। अगर ये चीज़ें वहाँ पर व्याप्त नहीं रहेगी, ये चीज़ें हमेशा वहाँ पर मौजूद नहीं रहेगी, तो जनता क्या नहीं करेगी, सत्ता के लोगों का जो चुनाव होगा वो नहीं किया जाएगा। ये आप सभी को याद रखना है। हम देखते हैं कि जहाँ पर उदार लोकतांत्रिक होता है, वहाँ पर धीमी फैसले लिए जाते हैं, बहुत धीमे फैसले लिए जाते हैं। यानी बहुत स्लो प्रोसेस होता है कार्य का, न्याय का। वहाँ पर चुनाव से संबंधित कार्य तो बहुत तेज़ी से देखने को मिलेंगे, परंतु बाकी सभी कार्य, उन सब पर फैसले लेने में काफ़ी देरी आती है, ये हमको देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे आगे के पॉइंट्स के बारे में। भई संपदा एवं जो है जनजातिगत राजनीति, भई जो दापर उदार लोकतंत्र होता है, वहाँ पर इस चीज़ को देखा जाता है कि वहाँ पर किस जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, उसी के हिसाब से वहाँ पर मतगणना होती है। कई बारी चुनाव के दौरान में हम देखते हैं जाति धर्म का जो है नाम लिया जाता है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भई भारत क्या एक लोकतांत्रिक देश है? तो हाँ जी, बिल्कुल भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का जो संविधान है, वो उसकी कई सारी बातें हमें इस बात की ओर इंगित करता है, इशारा करता है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। जैसे भारतीय संविधान में क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक। हालाँकि आपको बताइए भाग 3 12 से 35 तक होता है। इसी बीच में जो 6 मौलिक अधिकार हमारे हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा भारत में लोकतांत्रिक शासन में हम ये भी देखते हैं कि भारत की जो जनता है वो अपनी सरकार को खुद चुनती है। धर्मनिरपेक्षता में ये है कि राज्य ने अपने आप को किसी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ रखा है। हालाँकि हमारे यहाँ पर बहुत बार जो है धार्मिक वर्चस्व देखने को मिलता है। बहुत से क्षेत्रों में जो संख्या में अधिक लोग रहते हैं, वो अपने से कम लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ जितने भी नियम, कायदे, कानून हैं बनाए गए हैं, वो सारे के सारे वो किसके अकॉर्डिंग चलाए जाते हैं? वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। भारतीय लोकतंत्र के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा है, गरीबी आज भी मौजूद है, विकास नहीं होता है और कभी-कभी राजनीतिक दल क्या है, जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुँचाती है। जनता की भावनाओं को भी राजनीतिक दल ठेस पहुँचाते हैं। निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं, भई उदार लोकतांत्रिक राज्य मानवाधिकारों, स्वतंत्रता, समानता का सबसे बेहतर रूप है। याद रखना है आप सभी को, उदार लोकतांत्रिक राज्य वो होगा जहाँ पर मानवाधिकारों का, स्वतंत्रता का, समानता का एक बेहतर रूप देखने को मिलेगा और इसके साथ-साथ यहाँ पर जो नागरिक है वो शिक्षित होंगे, नागरिक अपने अधिकार के प्रति सचेत होंगे और सरकार द्वारा जो है वो न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाएगा, परंतु न्यूनतम हस्तक्षेप का मतलब ये नहीं है कि जो जनता है, वो अपनी सरकार के विरुद्ध में कुछ कर ही ना सके। यदि सरकार कुछ गलत कर रही है, तो जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए कि जनता उसका विरोध खुलकर कर सके। ये आप सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रतावाद पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अब ये स्वतंत्रतावाद क्या है? जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर भी
स्वतंत्रतावाद जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में आपका लिबरलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि भाई जो लिबरलेशनिज्म है, इसके अंदर बेसिकली एक तो राजनीतिक और दूसरा दार्शनिक, ये दोनों विचारधारा देखने को मिलती है। एक तो राजनीतिक और दूसरा दार्शनिक। ये वर्ड ऐसा है जिसे मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो इस चीज़ को लेकर कोई मज़ाक नहीं, बाकी आप लोगों से भी हो सकता है कोई ऐसा शब्द हो जो प्रोनाउंस आपसे ना हो। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहते हैं कि भई एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राजनीति और दर्शन दोनों देखने को मिलता है और इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी जो आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी है, वो सीमित यानी लिमिटेड सरकार और निजी संपत्ति का अधिकार यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को प्राथमिकता मिलती है। यहाँ पर ध्यान से समझना है, पहली बात तो हमारी सरकार को कहा जा रहा है कि वो लिमिटेड काम करेगी, इसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात, व्यक्ति के पास उसके खुद के निजी अधिकार होंगे, इंडिविजुअल अधिकार होंगे, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, वो उनका उपयोग करके अपना डेवलपमेंट करेगा। इसके साथ-साथ ये विचारधारा ये भी मानती है कि व्यक्ति को अपने जीवन के विकास में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। अगर व्यक्ति के जीवन जीने के बाद अगर इम्पोर्टेंट सबसे कोई राइट है, तो वो उसके लिए संपत्ति का राइट है और स्वतंत्रता का राइट है। ये दोनों के दोनों इसके अंदर बात कही गई है। सरकार का कम से कम यानी न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। स्वतंत्रतावाद के कुछ मूल लक्षण हैं, जैसे व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी और जो स्वतंत्रतावादी हैं, यानी जो विचारक हैं, जो स्वतंत्रता को प्रमोट करने की बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में विचार व्यक्त करने की और अपने इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर वो जब तक दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना करे, तो उसपे सरकार द्वारा कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अगर हम बात करें ये विचारधारा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप सभी के लिए। यह विचारधारा जॉन स्टुअर्ट मिल और जॉन लॉक जो है, इन दोनों दार्शनिक ने इम्पोर्टेंट माना है। ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों दार्शनिक जो हैं, वो ब्रिटेन के थे और ये दार्शनिक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। सरकार के लिमिटेड यानी सीमित हस्तक्षेप की बात करते हैं, कहते हैं कि सरकार का सबसे प्रमुख दायित्व ये है कि वो कानून बनाए, शासन करे, जन कल्याण के कार्य करे, परंतु वो लोगों के निजी अधिकारों का हस्तक्षेप या निजी अधिकारों के उपयोग में तर्कसंगत या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे कारणों की वजह से प्रतिबंध ना लगाए। ये आपको याद रखना है कि स्वतंत्रतावादी लोगों का कहना डायरेक्टली है, सरकार का जो एकमात्र कार्य है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए कि भई व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए और व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा की जाए। सरकार का सबसे ज़रूरी काम, सरकार से हम क्या अपेक्षा करते हैं कि कोई हमारी संपत्ति ना छीन ले, कोई हमसे पैसे ना लूट ले। दूसरी बात, व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी मैं अगर आपकी स्वतंत्रता को भंग कर रहा हूँ, तो सरकार का दायित्व है कि भई मुझे ऐसा करने से रोकना चाहिए। अब इसके लिए सरकार के पास में न्यायालय है, सरकार के पास में पुलिस है, सेना है, ये सारी आवश्यक चीज़ें हैं और सरकार इन सब का उपयोग कर रही है और साथ ही साथ में सरकार जो है, वो केवल और केवल कुछ क्षेत्रों में अपना हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे शिक्षा के क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के नियंत्रण में, वो थोड़ा बहुत करेगी न्यूनतम, कम से कम। लोगों का कहना है कि मैं जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं क्या पढ़ूँगा, मैं क्या पढ़ाऊँगा, ये सरकार डिसाइड नहीं करेगी। ये मैं खुद डिसाइड करूँगा। मेरी रुचि किसमें है? सरकार ऐसा नहीं है कि सबको कह देगी कि आपको यही पढ़ना है। मैं अपनी रुचि के अनुसार पढ़ना चाहिए मुझे। मुझे इलाज कहाँ करवाना है, अपना ट्रीटमेंट कहाँ कराना है, ये मेरी सरकार तय नहीं करेगी। मुझे किससे शादी करनी है, ये मेरी सरकार तय नहीं करेगी क्योंकि जीवन मुझे जीना है और इसीलिए। दूसरी बात, मुक्त बाज़ार की बात करते हैं, तो भई जो स्वतंत्रतावादी है वो पूंजीवाद कैपिटलिज़्म का समर्थक है और वो कहते हैं कि सरकार का बाज़ार पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो कर यानी टैक्स या सब्सिडी और सरकारी नियमन का विरोध करता है। वो कहता है सरकार को टैक्स भी नहीं लेना चाहिए, सरकार को टैक्स भी लेना चाहिए तो उसका तर्कसंगत कारण होना चाहिए। वो टैक्स क्यों ले रही है? उस टैक्स का वो क्या यूज़ करेगी? ये नहीं कि अपनी जेब भरने लगे। क्योंकि आज के ज़माने में हम देखते हैं अधिकतर लोग जो जितने भी नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं वो बेसिकली पावर में सत्ता में केवल इसलिए ही आना चाहते हैं ताकि वो गबन कर सकें, ताकि वो घपले कर सकें, ताकि वो भ्रष्टाचार कर सकें, ताकि वो अपने उन काले कामों को लीगल रूप से कर सके, जो वो नॉर्मली नहीं कर पाते। वो सत्ता में बेसिकली इसलिए आना चाहते हैं, तो खुद आना चाहते हैं या फिर वो ऐसी राजनीतिक पार्टियों को खुद सपोर्ट करते हैं, जो उनके कार्यों को प्रमोट करेगी, ना कि कभी उनका विरोध करेगी। ये आपको याद रखना है। निजी संपत्ति का अधिकार की ये भी बात करते हैं और साथ ही साथ हम अपनी इच्छा से कोई भी
क्या बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, सामाजिक संगठन बना सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सरकार जो है जबरन हमसे टैक्स नहीं ले सकती। अब स्वतंत्रतावाद के कई सारे प्रकार हैं, जैसे क्लासिकल स्वतंत्रतावाद है। इसका क्या है, जो क्लासिकल आपका लिबर्टेरियनिज़्म जो है, ये बेसिकली है क्या? ये न्यूनतम सरकार का समर्थन करती है, यानी सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। उदाहरण रॉबर्ट नॉजिक जो है, उनकी जो एक बुक है जिनका नाम है अनार्की स्टेट्स एंड द यूटोपिया। तो इस बुक के अंदर उन्होंने बेसिकली सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। दूसरा आपका एनार्को कैपिटलिज्म। एनार्को एनार्को का मतलब क्या है कि यह सरकार रूप बिल्कुल ये पूर्ण रूप से सरकार के विरोध में कहते हैं कि भाई सरकार जो है वो केवल और केवल जो सरकारी लोग होते हैं वो अपने लाभ के लिए ज़्यादातर सोचते हैं और अपने अधिकारों का उपयोग इस तरीके से करते हैं कि उनको कम से कम उसका नुकसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा हो। इसीलिए वो कहते हैं कि भई ये जो बेसिकली सरकार होती है, ये अमीरों द्वारा बनाई गई या अमीरों द्वारा रेगुलेट की गई संस्था है, इसीलिए सरकार जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जो आपका मेरे रोथबर्ड है, ये विचारक हैं, इनके विचार जो हैं अगर आप पढ़ोगे तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ देखने को मिलेगी। तीसरा आपका प्रकार है जिसका नाम है लिबर्टेरियन सोशलिज्म। ये बेसिकली पूंजीवाद का विरोध करते हैं, लेकिन सरकार की बजाय वे सहकारी समितियों और स्वशासन का समर्थन कहते हैं। वो कहते हैं कि भई कैसा होना चाहिए, सहकारी समितियाँ होनी चाहिए, ये आप सभी को याद रखना है, बेसिकली इसका सपोर्ट करते हैं। अब स्वतंत्रतावाद की आलोचना भी होती है, जैसे ये कहते हैं कि भई अगर सरकार बाज़ार में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो जो अमीर लोग हैं, वो अपना सामान महँगे से महँगा बेचेंगे। गरीब लोग अपना सामान कभी नहीं खरीद पाएँगे, तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। सरकार को कीमत तय करनी पड़ती है, यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी, तो काला-बाज़ारी, घूसखोरी और साथ ही साथ में ऐसी समस्या उत्पन्न होगी, जिससे जनता स्वयं खुद ही नहीं निपट पाएगी। अगला, सार्वजनिक सेवाओं का जो है अनदेखी। देखो बहुत सारी सार्वजनिक कार्य होते हैं, जो व्यक्ति खुद नहीं कर सकता। और वो सारी सुविधाएँ अगर हमको चाहिए, तो उसके लिए हमें एक ऐसी अलग से ही संस्था बनानी पड़ेगी जो उसका कार्य करे। अब ऐसे ही हम किसी को अधिकार नहीं दे सकते, इसीलिए हमने कहा कि भई सरकार जो होगी वो ही इस चीज़ को रेगुलेट करेगी, ताकि जब सरकार ठीक ढंग से काम ना करे, हम उसको हटा सकें। जैसा कि बताया गया है, कुछ सार्वजनिक सेवाएँ हैं, वो हम निजी हाथों में नहीं दे सकते, जैसे शिक्षा को नहीं दे सकते, अपने स्वास्थ्य को नहीं दे सकते, हम अपनी हाइजीन यानी जो क्लीननेस है उसको नहीं दे सकते। इन सबको अगर हम निजी हाथों में दे देंगे, तो जो गरीब लोग हैं, वो कभी भी इनका लाभ नहीं ले पाएँगे क्योंकि अमीर लोग इसे क्या करेंगे? अमीर लोग इसे ज़्यादा महँगी से महँगी करने की कोशिश करेंगे। जैसे एजुकेशन हो गई आपकी या फिर आपको अपना किसी का ट्रीटमेंट कराना है, तो वो सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हमारे हाथ से परे हो जाएगी। अब पर्यावरण चुनौती जैसे बिना सरकार के बहुत सारी निजी कंपनियाँ हैं जो पर्यावरण का शोषण कर सकती है या कर रही है, केवल अपने बेनिफिट के लिए। इसीलिए अराजक का खतरा है, अगर सरकार नहीं रहेगी तो जो ताकतवर लोग हैं वो ही अपना क्या करेंगे, वो अपना पूरे समाज पर अपना नियंत्रण कर लेंगे, इससे अराजकता की व्यवस्था आ जाएगी, याद रखना है। भारत में स्वतंत्रतावाद तो भारत में की अगर हम बात करें, तो भारत में स्वतंत्रतावाद के बारे में भारत में स्वतंत्रतावादी विचारक अभी भी विकसित हो रहे हैं। कुछ लोग आर्थिक उदारीकरण यानी 1991 में हमने क्या किया था, हमने जो डब्ल्यूटीओ की शर्तें थी उसको स्वीकार कर ली थी और सरकार कम से कम क्या करेगी, विदेशी कंपनियों के मामले में हस्तक्षेप करेगी। इस बात को लेकर हमने डायरेक्टली एग्रीमेंट कर लिया था। डब्ल्यूटीओ की सारी शर्तों को मान लिया था, इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हम लोग क्या करें। हालाँकि इस तरीके की जो व्यवस्थाएँ हैं, ये हमारे लिए होनी चाहिए। निष्कर्ष में भी वही सारी बातें हैं जो कि ऊपर बताई गए हैं। अब यहाँ पर कुछ विचारकों के नाम हैं जो आप याद रख सकते हो। जॉन लॉक, आपका मेरे रोथबर्ड, एयन रॉड, फ्रेडरिक हैक, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन लॉक, ये सारे के सारे इसी में ही आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि वर्ग युद्ध की व्याख्या करनी है। आखिर वर्ग युद्ध होता क्या है? क्या है वर्ग युद्ध? ज़रा इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे वर्ग युद्ध के बारे में पूछा। यहाँ पर आप देखेंगे वर्ग युद्ध क्या है? बेसिकली वर्ग युद्ध या वर्ग संघर्ष एक मार्क्सवादी अवधारणा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। एक मार्क्सवादी विचारधारा है जो कि समाज में आर्थिक और सामाजिक वर्गों के बीच में बंटवारा को दर्शाती है। बेसिकली वर्ग युद्ध होता क्यों है? तो ये क्लास स्ट्रगल या क्लास वॉर है। तो बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि एक क्लास ऐसा है जो कि कैसा है? अमीर है, ताकतवर है और दूसरा क्लास कैसा है? गरीब है। जो अमीर वर्ग है इसे इन्होंने जो है बुर्जुआ वर्ग कहा गया है, बुर्जुआ वर्ग।
और जो गरीब है उसको सर्वहारा, ये सर्वहारा वर्ग है। और जो ये बुर्जुआ वर्ग है, ये क्या करता है, सर्वहारा वर्ग के ऊपर अपने अत्याचार करता है। याद रखना है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इस पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। आप इम्पोर्टेंट है, आप इस बुक को ज़रूर याद रखेंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब 1848 में इस युद्ध अपने सिद्धांत का अपने उन्होंने क्या-क्या है वर्णन किया है वर्ग युद्ध के सिद्धांत के ऊपर। तो वर्ग युद्ध का सिद्धांत क्या है? तो वही कार्ल मार्क्स जी जो उन्होंने बताया है कि एक सामाजिक संरचना है और ये सामाजिक संरचना ऐसी बनी हुई है जिसने क्या किया है मार्क्स के अनुसार हमारा समाज जो है वो मुख्य रूप से हर एक टाइम पीरियड में 2 क्लास में बँटा हुआ है। एक तरफ जो है पूंजीपति वर्ग यानी जो आपका बुर्जुआ वर्ग है और वो बेसिकली क्या करता है पूंजीवादी वर्ग जो है पूंजीपति वर्ग जो है वो अमीर है। उसने उत्पादन के सभी संसाधन जैसे फैक्ट्री है, ज़मीन है, मशीन है, इन सब के वो मालिक होते हैं। दूसरी तरफ आपका सर्वहारा वर्ग है। ये क्या है बेसिकली जो कि श्रम बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनके पास कोई ज़मीन नहीं, ये आपके यहाँ पर जाते हैं, चाहे मेहनत मज़दूरी करते हैं। मेहनत मज़दूरी के साथ-साथ आप देखोगे तो ये आपकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। आपकी ज़मीनों पर काम करते हैं और बदले में आप उनको क्या करते हो केवल और केवल उनकी सैलरी यानी वेजेस देते हो। और ये पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं इसीलिए इन्हें पूंजीपतियों की जितनी भी आलोचनाएँ होती हैं, पूंजीपतियों द्वारा जितनी भी यातनाएँ देनी होती है, वो सारी की सारी वो सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में इसका विरोध करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता। अब यहाँ पर वर्ग संघर्ष होने का क्या कारण है? तो उन्होंने बताया सबसे पहले वर्ग संघर्ष होने का कारण जो है वो है शोषण यानी एक्सप्लॉइटेशन। कार्ल मार्क्स जी का कहना है कि पूंजीपति वर्ग में मजदूरों से अधिक जो है मूल्य की वस्तु बनवाई जाती है और उसे कम से कम मजदूरी दी जाती है इस चीज़ के लिए। यानी जो मजदूरी उसे मिलनी चाहिए, उसे उतनी मजदूरी नहीं मिलती और जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा? संघर्ष होगा। तो मैं आप सभी के सामने एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे एक साइकिल है, अगर आप देखोगे तो ये जो साइकिल है बेसिकली इस साइकिल को इस साइकिल पे क्या प्रोसेस देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस साइकिल को बनाते हैं, जो कि मज़दूर लोग हैं और मज़दूर इस साइकिल को एक दिन में एक जैसी साइकिल जो है 3 साइकिलें टाइट कर देता है, बना देता है और ये बाज़ार में 10,000 रुपए तक की साइकिल बिकती है। एक तरीके से एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है इससे कम में भी बिके या ज़्यादा में भी। एक दिन में 2 साइकिलें बना रहा है, ठीक है? बस नट ही तो टाइट करने हैं, आप कहो तो 3 भी हो सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जब आप अपनी साइकिल को रिपेयर करने जाते हैं तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगता उसको टाइट करना, या जो चीज़ें करनी क्योंकि रोज़ का काम है तो वो जल्दी भी कर सकते हैं। इस काम को क्योंकि उनके पास में प्रॉपर सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसका वो अच्छी तरीके से उपयोग करके सारी चीज़ें वो कर लेते हैं। अब यहाँ पर समझना, एक मज़दूर एक दिन में क्या कर रहा है 30,000 का काम कर रहा है, 30,000 का काम कर रहा है साइकिल 30,000 रुपए की साइकिल बिकेगी। अब आप सोचो कि एक साइकिल जो होती है उसमें बेसिकली होता है क्या रॉ मटेरियल में, वो बेसिकली रॉ मटेरियल एक साइकिल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो वो रॉ मटेरियल जो है वो बेसिकली अगर हम कहें तो वो 3,000 का आ जाता होगा या 4,000 का आ जाता है, चलो ठीक है। 1,000 हमने एक मज़दूर को दे दिए, एक साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है? एक साइकिल के लिए बात करेंगे तो एक मज़दूर को जैसे 3 साइकिल की बात करते हैं तो 4 तिया 12, 12,000 रुपए उसके उसमें खर्च हो गए। अब इसके अलावा एक मज़दूर को ₹1000 उसकी एक दिन की क्या है सैलरी दी गई 1000 तो ये 13,000 हो गए। अब क्या होता है कि भई उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, वहाँ पर उसका हो सकता है पानी, बिजली, खाना, पंखा ये वो उस सब चीज़ के लिए 1 दिन का खर्च अगर हम निकालें, तो जो उस मज़दूर के लिए जो दिए जा रहा है वो 1 दिन के लिए उस मज़दूर के ऊपर मैं मानता हूँ कि ₹1000 उसने खर्च किए होंगे। या आप इसे 2000 भी कर सकते हो अधिकतम अगर हम कहें तो। वही ₹15,000 हो गए। अब ये साइकिल का जो मटेरियल है वो कहीं से आया होगा रॉ मटेरियल, तो उसके लिए ₹1000 किराए लग गए होंगे। आप बोलोगे ₹16,000 अब ये कहीं जाएगा मटेरियल, जैसे साइकिल तैयार हो जाएगी बिकने के लिए, तो वहाँ जाएगी तो वहाँ पर क्योंकि अब साइकिल भारी हो गई है, ज़्यादा स्पेस कवर करेगी तो ₹4000 इसमें भी लग जाते हैं, तो ₹4000 इसमें लग गए। तो अब देखोगे कि टोटल ₹20,000 जो है वो 3 साइकिलों पे खर्च हुए। लेकिन अब वहाँ पर स दुकानदार भी बेच रहा है, स्टोर करके रख रहा है, तो भई 1000 ₹2000 उसका भी खर्चा हो रहा है। अब ये ₹8000 अगर आप देखोगे 20,000 और 2000 22,000 हो गए। ₹8000 अभी भी बच रहे हैं। ये ₹8000 होंगे, वो किसके जेब में जाएँगे? वो दुकानदार के या फैक्ट्री के मालिक के जेब में जाएँगे। और इस साइकिल पे अगर हम देखें, साइकिल बनने का जो पूरा काम था, वो किसने किया? मज़दूर ने। उसको केवल ₹1000 मिले। सबसे ज़्यादा काम उस पर्सन ने किया। उसके शारीरिक श्रम लगा और उसे उसे उस हिसाब से मज़दूरी नहीं मिली। कार्ल मार्क्स कहता है इसीलिए संघर्ष होता है। दूसरा पॉइंट है कि भई आर्थिक असमानता है। आर्थिक असमानता पूंजीपति ने संपत्ति
पूंजीपतियों की जो संपत्ति है वो बढ़ती जाती है, जबकि जो गरीब होता है वो बेचारा मज़दूर का मज़दूर ही रहता है। तीसरी बात सत्ता की लड़ाई, पूंजीपति वर्ग में राजनीतिक और आर्थिक सत्ता को नियंत्रण करता है, जबकि मज़दूर वर्ग जो है वो कुछ कर नहीं पाता, उसका विरोध भी नहीं कर पाता। उसको पता है अगर उसको उसने विरोध किया तो वो क्या होगा, उससे उसके सारे अधिकार छीन लिए जाएँगे। ये आप सभी को याद रखना है। इसके साथ-साथ यहाँ पर कहता है आगे कि भई वर्ग युद्ध का इतिहास, अगर हम बात करें तो वर्ग युद्ध के इतिहास में, तो मार्क्स के अनुसार इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। देखो अगर हम देखें, हिस्ट्री उठा के देखें तो हर काल में हमको देखने को मिलेगा। प्राचीन समाज में गुलाम वर्सेस गुलाम का मालिक होता था। सामंती युग में किसान बल वर्सेस जमींदार होता था, और पूंजीवादी जो समाज है, इसके अंदर हमें एक तरफ मजदूर और एक तरफ पूंजीपति फैक्ट्री का मालिक हमें देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि ऐसा समय आएगा जहाँ पर समाजवादी होगा, और उस समाजवादी में वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। वर्ग विहीन समाज कैसे बनेगा? जब कोई वर्ग नहीं रहेगा, ना कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा, और ये कार्ल मार्क्स ने कहा है कि एक आदर्श समाज होगा, जिसमें ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब। इसीलिए कभी भी शोषण या किसी का भी दमन नहीं होगा। और वर्ग युग का इन्होंने उदाहरण भी दिया है, हर एक समाज में हुआ है। जैसे औद्योगिकरण जब हुआ, औद्योगिक क्रांति के दौरान में जब श्रमिकों का शोषण हुआ 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में, तो यूरोप में मज़दूरों को बहुत कम मज़दूरी दी जाती थी, और उनकी बहुत ज़्यादा हालत खराब थी। कम पैसे में उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों ने क्या किया, आंदोलन किए, और उसके बाद में उनके लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें की गई। जैसे काम का जो समय था वो निर्धारण कर दिया, छुट्टियाँ निर्धारण कर ली उन्हें, थोड़े-से इलाज वगैरह कराने की बात होने लगी, या ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा इसके विरोध में ट्रेड यूनियन आंदोलन हुए, जैसा कि साम्यवादी क्रांति हुई। अब देखो रूस की क्रांति 1917 में हुई। व्लादिमीर जो लेनिन थे उन्होंने मज़दूरों का नेतृत्व किया, किसानों, पूंजीपतियों का, और उन्होंने उस समय की जो मौजूदा सरकार थी और जो पूंजीवादी शासन व्यवस्था थी रूस में, उसे उखाड़ फेंका। इसके बाद में वहाँ पर क्या हुआ, हम वहाँ पर देखें तो सोवियत संघ की स्थापना हुई, जहाँ पर सोवियत संघ की स्थापना में हमने ये चीज़ देखा कि वहाँ पर सरकार के हाथ में सब कुछ था, कोई अमीर कोई गरीब बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा भारत में वृक्ष संघर्ष, किसान आंदोलन के समय देखने को मिलता है। जमींदारी प्रथा के खिलाफ वो हमेशा से अपना विरोध प्रकट करते आए हैं। मजदूरों द्वारा जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं उनके विरोध किए जाते हैं, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और बेसिकली ये विरोध क्यों किए जाते हैं? ताकि उन्हें अच्छी सैलरी दी जा सके, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ-साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो अब भई बहुत से लोग ऐसे हैं जो वर्ग युद्ध की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, कार्ल मार्क्स की आलोचना करते हैं। तो वर्ग संघर्ष हमेशा हिंसक नहीं होता। इन्होंने कहा है कि वर्ग संघर्ष अगर करना हो तो गांधी जी जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। ज़रूरी नहीं है, कई यूरोपीय देशों में हुआ है कि जहाँ पर श्रम और कानून जैसी सामाजिक सुरक्षा, अगर हम देखें समाज में लोगों ने संघर्ष बहुत कम किया है। लोगों को उनके जो अधिकार हैं वो बिना हथियार उठाए, बिना लड़ाई झगड़े के, खून खराबे के मिल चुके हैं। समाज में मध्यम वर्ग की जो भूमिका है वो इससे नकारात्मक हो जाएगी, और इसमें समाज में अगर हम देखें तो मार्क्स ने जो मध्यम वर्ग है यानी जो मिडिल क्लास है उसको नज़रअंदाज किया है, जो कि समाज का बड़ा हिस्सा है। अगर हम देखें तो कार्ल मार्क्स जी केवल एक अमीर की बात करते हैं और एक केवल गरीब की बात करते हैं। और आज के ज़माने में भी हम देखें और उस समय में भी ऐसा था कि अमीर भी थे और गरीब भी। देखो पूंजीवाद ने लोगों का क्या किया है, जीवन के जो स्तर है उसमें भी सुधार किया है। और यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, भई पूंजीवादी ने हमें बहुत ज़्यादा तकनीक डेवलप करने में अवसर दिए हैं। अब सीधी-सी बात है, किसी पर्सन ने अगर अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, क्योंकि अगर हम देखें समाज में हमारे ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे आज भी रहते हैं, जो बिल्कुल मेहनत करना नहीं चाहते। वो सुबह जाते हैं, वो कभी अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करना चाहते। अब अगर मैं बताऊँ कि इस समय जब मैं इस वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस समय रात के अभी 10 बजकर 13 मिनट हो रहे हैं, और आपको हो सकता है ये दिन में देखने को मिले, परंतु मैं अपने जो दिन में बच्चों को ऑफ़लाइन पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। अब मैं अगर एक्स्ट्रा काम करूँगा तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरी एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है। मेरी इसमें एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है, और इस एक्स्ट्रा मेहनत का जो मुझे एक्स्ट्रा लाभ मिलना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करना चाहते। वो केवल ये चाहते हैं कि उनको उनका परिवार चल जाए। वो सुबह जाते हैं काम पे, शाम को आते हैं, खाते-पीते हैं, सो जाते हैं। वही प्रोसेस उनका चलता रहता है, वही चलता रहता है। तो वो उनके जो बच्चे भी होंगे आने वाले टाइम पे, वो कभी भी इस चीज़ को नोटिस नहीं करेंगे कि हमें अपने जीवन में कुछ और भी आगे अचीव करना चाहिए। तो ऐसे में वो गरीब व्यक्ति गरीब ही रहेगा, और अमीर व्यक्ति जब वो नए लोगों से मिलता है,
नए लोगों को देखता है तो वो हमेशा ये सपना देखता है। कि वो सोचता है कि मेरे को ऐसा करना है, मुझे और अच्छा करना है, मुझे और ग्रो करना है। तो आपके मन में भी ये अच्छा आप लोग पढ़े लिख रहे हो, आप इतनी बड़ी क्लास में पढ़े लिख रहे हो, तो इसका एकमात्र लक्ष्य और जो उद्देश्य है वो केवल यही है कि हम आगे पढ़कर हम अपनी डिग्रीज़ को अपस्केल करें और इस डिग्री को अपस्केल करके हम क्या करें, हम बेहतर पैसा या अच्छा लाभ कमा सकें। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये हो सकता है मेरे विचार आपको पसंद ना आए बट मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। सिंपल सी बात है अगर कोई व्यक्ति, कोई कंपनी है मान के चलो, मानो उसने कोई दवाई बनाई, कोई ड्रग बनाई, वो बेसिकली कैंसर से लड़ने की है। उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितनी मेहनत करी, हम आप घर पे रह के नहीं वो आप ये कर सकते। अब सीधी-सी बात है कल को मार्केट में अगर भई वो पैसे को अगर थोड़ा-सा उस दवाई को थोड़ा महँगा बेच रहा है, उसका एकमात्र रीज़न ये भी हो सकता है उसने कितनी मेहनत करी। हाँ, लेकिन एक बट ये चीज़ होनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि अगर उसने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया और जब वो पैसा उसको प्रॉफ़िट में आ चुका है, तो उसको मेंटेन तो मिलेगा ही कॉपीराइट ताकि कोई और उसकी दवाई को कॉपी करके ना बेच सके। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा जब उसका प्रॉफ़िट पूरा हो गया तो वो क्योंकि बहुत से लोग मरते हैं, तो वो चैरिटी के लिए भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। एटलीस्ट इतना प्राइस भी नहीं होना चाहिए कि लोग उसको खरीद ना सकें। तो ये भी मेरा कहना है। इसके साथ-साथ कहते हैं कि वर्ग विहीन समाज की सपना जो है वो असफल है। अगर हम देखें तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्रांतियाँ हुई परंतु ऐसा कभी हुआ ही नहीं। रूस जो था सोवियत संघ जो बना 1917 में, यहाँ पर भी वर्ग क्लास खत्म नहीं हो पाया पूरी तरीके से। सत्ता में जो लोग थे वो अपनी जेब भरते गए, वो अमीर होते गए, वो अपने हिसाब से काम करते रहे। आखिर गरीब हमेशा गरीब ही रहा। हाँ, ये हो सका कि समाज में ज़्यादातर लोगों के पास जो पैसा था, उन लोगों के पास नहीं रहा, बट समाज वहाँ पर भी हुआ। तो सोवियत संघ में भी, चीन में भी बहुत सारे देशों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो ताकतवर लोग आज भी उभरे हैं, जो जनता का शोषण आज भी जारी रख रहे हैं। जनता से आज भी या पहले के ज़माने में भी कम पैसों में उनसे अधिक काम करवाया जाता था। ये बिल्कुल देखने को मिलता है और हर कोई इसको एक्सेप्ट करेगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता, कोई इसको डिनाई करेगा। आधुनिक समय में वर्ग संघर्ष अगर हम बात करें, तो आज भी वर्ग संघर्ष नए रूप में देखने को मिलता है। 1% वर्सेस 99%। अगर हम देखें, हमारे दुनिया में 1% लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और 99% ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। और अमीर लोग अगर आप देखोगे तो और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग जो है वो गरीब ही है और इसकी वजह से आंदोलन हो रहे हैं। एक कहता है गिग इकोनॉमी का मतलब है जैसे ओला, उबर जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने वाले श्रमिकों का शोषण। वो सारा काम वो कर रहे हैं, जैसे डिलीवरी करने वाले लोग जो हैं। सब कुछ प्रमोट एक्चुअल में वही कर रहे हैं, बट अगर हम देखें तो सारा प्रॉफ़िट कंपनी के मालिकों को हो रहा है, कंपनियों को हो रहा है। किसान आंदोलन भारत में भी बहुत सारे ऐसे किसान आंदोलन हैं, जो सरकार के खिलाफ में क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये आप सभी को याद रखना है। निष्कर्ष की बात करें तो वर्ग युद्ध का सिद्धांत आर्थिक असमानताओं, शोषणों को समझने का एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है और हमारी सरकार को ऐसी गरीबी को कैसे खत्म करना है, उसके लिए एक आधार प्रदान करता है। यहाँ पर केवल हम ये नहीं कह सकते कि समाज में सारे संसाधन सरकार अपने पास ले ले, तो ये कोई एक सॉल्यूशन है, ये अमीर-गरीबी की खाई को खत्म करने का तरीका है, ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सरकार के हाथ में जब संसाधन आ जाते हैं, तो सरकारी लोग जो होते हैं, उनकी भ्रष्ट होने की 90 से 100% तक की संभावना बन जाती है। हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि लोगों का शोषण जो है वो जाति, लिंग, भाषा इन सब के आधार पर बिल्कुल भी ना हो और कार्ल मार्क्स का सपना क्या है? एक वर्गहीन समाज को स्थापित करना है और बेसिकली ये हो नहीं पाया। देखो कार्ल मार्क्स जी ने बहुत सारी थ्योरीज़ लिखी। वर्गविहीन समाज बन ही नहीं सकता। मुझे ऐसा सच में मुझको भी लगता है। और बाकी ये क्वेश्चन नंबर 4 था। हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम आगे क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। मैं आप लोगों के लिए जब से ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हम आप लोगों के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें 5वें क्वेश्चन से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और आप लोगों को आगे की चीज़ें समझाऊँगा। बाकी आशा करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय